बंगाल हिंसा को लेकर पीएम ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा मणिपुर के लोगों के साथ विपक्ष ने किया विश्वासघात। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अमित शाह, सरक्रीक बॉर्डर का दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री। सरकार ने कश्मीर में तैनात किया डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ, चीन पाक दोनों से निपटने में करेगा मदद। 2024 से पहले दिल्ली की एक और लड़ाई केंद्र ने जीती, राष्ट्रपति ने दी सेवा विधेयक को मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ रश्मि राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में क्षेत्रीय पंचायत राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर जमकर टीएमसी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के रवैये और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मणिपुर के लोगों के साथ विपक्षी गठबंधन ने विश्वासघात किया है और विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला है जिसे पूरे देश ने देखा है। इस अवसर पर कोलाघाट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बंगाल भाजपा के आला पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए पश्चिम बंगाल गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल जलाकर पश्चिम बंगाल के पुराने वैभव को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला है, इसे देश ने देखा है। पहले चुनाव में तरीका क्या है, चुनाव की तारीख का समय नहीं दो, फिर विरोधी दल बीजेपी का नेता पर्चा नहीं भर सके। इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है, पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 और 14 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पहले गृह मंत्री के 12 अगस्त को गुजरात आने का कार्यक्रम था। वहीं गृह मंत्री अपने गुजरात के दौरे में कच्छ जाएंगे, वहां पर वह सरक्रीक बॉर्डर का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा वे भारतीय सीमा सुरक्षा बल के कुछ प्रोजेक्ट और का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री अपने दौरे में कच्छ के कोटेश्वर स्थित महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दर्शन करेंगे। शुरुआत में गृह मंत्री का दौरा 12 अगस्त को प्रस्तावित था, अब यह दौरा 2 दिन का होगा। गृह मंत्री अपने 2 दिन के दौरे में गांधीनगर में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अपने गुजरात दौरे में पहले दिन कच्छ पहुंचेंगे और बीएसएफ के साथ कोटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ वहां स्थानीय अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। उनके भुज जेल का दौरा करने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। गृह मंत्री का अंतिम कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन नए कार्यक्रम के तहत वह एक दिन कच्छ के दौरे पर रहेंगे और देर शाम तक गांधीनगर लौटेंगे। इसके बाद अगले दिन गृह मंत्री महात्मा मंदिर में आयोजित टीचर्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानसा में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मनसा गृह मंत्री को खुद का गृह क्षेत्र है। गुजरात बीजेपी पिछले दिनों जिस तरह से राज्य के बड़े नेताओं के खिलाफ पर्चा कांड और आरोप प्रत्यारोप के मामले सामने आए थे, उसके बाद से गृह मंत्री के तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में जब गृह मंत्री का दौरा 2 दिवसीय हो गया है तो गृह मंत्री सरकार और गठबंधन को लेकर भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि इस दौरान कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पड़ोसी मुल्कों से जारी तनातनी के बीच भारत ने अपना सैन्य बल और फिर से मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान और चीन की धमकियों का करारा जवाब देने के लिए भारत ने श्रीनगर सैन्य बेस पर और अधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैनात कर लिए हैं।
भारत ने MiG-29 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। इस नए स्क्वाड्रन को उत्तर का रक्षक माना जाता है, जो श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब मौजूदा MiG-21 स्क्वाड्रन की जगह लेगी। माना जाता है कि यह स्क्वाड पाकिस्तान से खतरे की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। MiG-21 की तुलना में MiG-29 अधिक शक्तिशाली माना जाता है। कश्मीर घाटी में भी यह लड़ाकू विमान अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम रहा। 2019 में हुए बालाकोट हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी आतंकी के अड्डों को मार गिराने में भी कामयाब रहा था। श्रीनगर के सैन्य बेस पर तैनात किए गए नए MiG-29 के बारे में अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष के दौरान यह विमान दुश्मन के विमानों की क्षमताओं को जाम करने में भी सक्षम है। रात के समय भी इस विमान को आराम से उड़ाया जा सकता है। साथ ही यह विमान हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी रखता है, जो इसकी रेंज को लंबा करता है। MiG-29 लड़ाकू विमान को जनवरी में श्रीनगर लाया गया था, जिसने लद्दाख सेक्टर के साथ साथ कश्मीरी घाटी में भी कई उड़ानें भरी थी। दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी भी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 2 में खंड ई में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। उपराज्यपाल का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुछ संविधान अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासन और राष्ट्रपति उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। मणिपुर हिंसा पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के बीच इसे 1 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। अधिकांश विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ देखे गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर एनडीए के प्रवक्ताओं की बैठक हुई। चुनाव में मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर 6 घंटों तक मंथन हुआ। बीजेपी के प्रवक्ताओं की मीटिंग तो होती रहती है, पर एनडीए की इस तरह की ये बैठक पहली बार थी। इस दौरान सलाह दी गई कि एनडीए में सभी मुद्दों पर एक सी राय रखी जाए। बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों में से 11 पार्टियों के प्रवक्ता इस बैठक में शामिल हुए। तय हुआ कि मुद्दा या एजेंडा कोई भी हो, सब एक सुर में बोलें। बैठक के दौरान एनडीए की कामयाबी के सफर पर एक फिल्म भी दिखाई गई। बीजेपी के सहयोगी दलों में से प्रवक्ता के बदले कुछ पार्टी के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान बैठक में शामिल हुए। यूपी से बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के मंत्री संजय निषाद मीटिंग में मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से सबको बताया गया कि मीटिंग के अंदर की बात मीडिया तक न पहुंचे। एनडीए के प्रवक्ताओं की ये मीटिंग दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई। बता दें कि बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि किसी भी मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों की राय अलग अलग ना हो, कहीं से ये संदेश न जाए कि आपस में ही झगड़ा है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने कहा कि सबको बीजेपी की तरफ से सभी जरूरी जानकारी दी जाए। जब भी कोई मुद्दा बहस के लिए आएगा तो सारा रिसर्च बीजेपी की तरफ से सभी सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं को दी जाएगी। अगर बीजेपी के सहयोगी दल किसी राज्य का मुद्दा उठाते हैं तो फिर बीजेपी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। तय हुआ कि राज्य के मुद्दों को भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया जाएगा। सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को ऑडियंस की जिम्मेदारी बीजेपी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दी गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार श्रद्धालु केदारनाथ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में चौकी फाटा के तहत तरसाली में कार पर पहाड़ से मलबा आ गिरा। जानकारी के मुताबिक 12 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। शनिवार को कार में 5 शव मिले। बताया जा रहा है कि सभी तीर्थयात्री गुजरात के रहने वाले थे। अधिकारियों के मुताबिक तारसाली में पहाड़ से मलबा गिरने के बाद केदारनाथ हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा खाई में बह गया। अधिकारियों के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ जाने वाली गुप्तकाशी गौरी कुंड हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उधर रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया है कि जावड़ी, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, काकड़गाड़ के आगे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 13 में से अधिकांश जिलों में 11 से 14 अगस्त तक रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार को होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव पर रोक लगा दी है। पहले ये चुनाव 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच होने थे, लेकिन इन पर भी रोक लगा दी गई है। होने वाले चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार अध्यक्ष, 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 2 कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। कुल मिलाकर 15 पदों के लिए 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। एक महिला ने अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन किया है। याद दिला दें कि हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित कई खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। वहीं प्रदर्शनकारी पहलवान लगातार मांग कर रहे थे कि बृजभूषण सिंह को WFI के चीफ के पद से हटाया जाए। बृजभूषण शरण सिंह पहले ही कह चुके हैं कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य WFI का चुनाव नहीं लड़ेगा। उनके बेटे पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं, जबकि उनके दामाद विशाल ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारियां की गई है। 15 अगस्त को लखनऊ में फिल्में मुफ्त में दिखाई जाएंगी। यहाँ सभी मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति की फिल्में लगेंगी। ये फिल्में देखने के लिए दर्शकों को टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसको लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने मुफ्त में फिल्में दिखाने को लेकर जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बीते साल की तरह इस वर्ष भी जिले में संचालित मल्टीप्लेक्सेस में देशभक्ति की फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। मल्टीप्लेक्सेस में स्कूल के बच्चों और जन सामान्य के लिए हिंदी फीचर फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। जिन मल्टीप्लेक्स को फ्री में फिल्म दिखाने के लिए चुना गया है, उनमें वेब मल्टीप्लेक्स गोमती नगर, सिनोपोलिस वन अवध सेंटर गोमती नगर, सिनोपोलिस फन रिपब्लिक गोमती नगर, PVR सहारागंज, PVR सिंगापुर मॉल गोमती नगर, PVR फिनिक्स आलमबाग, PVR लुलु मॉल सुशांत गोल्फ सिटी शामिल है। वहीं इसके अलावा आइनॉक्स रिवर साइड मॉल गोमती नगर, आइनॉक्स गार्डन गलेरिया मॉल तेलीबाग, आइनॉक्स उमराव निशांतगंज, आइनॉक्स क्राउन चिन्हट फैजाबाद रोड, मूवी मैक्स आलमबाग बस अड्डा शामिल है। इन सभी मल्टीप्लेक्स में भाग मिल्खा भाग मूवी दिखाई जाएगी। बता दें कि लखनऊ में बीते साल भी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दर्शकों को फ्री में फिल्में दिखाई गई। आज उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 13 अगस्त और 14 अगस्त को उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण वहां रहने वाले को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।